दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके हमारे रुद्रनॉमिक्स के सेशन में। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की बेंच ने जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला सुनाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर। तो चलिए आज जानेंगे इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पॉलिटी गवर्नेंस वाला जो पार्ट है उसमें ये मेंस का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बन के निकलता है। ना सिर्फ पॉलिटी का बल्कि इसके साथ साथ जो है आपका जीएस पेपर 4 जो है यानी कि एथिक्स का जो पेपर है उससे भी इसका रिलेवेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस जजमेंट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में, और ये पूरा मसला क्या है इसके बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया यानी 2 जजों की ये जो है बेंच थी, इसमें एक जज ने जो है इसको खारिज कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, दूसरे जज ने जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड करके इसको गो अहेड दे दिया कि जजेस डिसएग्री ऑन शील्डिंग ऑनेस्ट ऑफिसर वर्सेस अनमास्किंग द करप्ट। पहली बात। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि जो ये 2 जजेस थे, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस विश्वनाथन साहब, दोनों ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया सेक्शन 17A के संदर्भ में। 17A किसका? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जिसको आप फेमसली पोका के नाम से या पीसीए के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो देखिए इसमें एक जस्टिस ने कहा कि इसको रीड डाउन कर रहे हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड कर रहे हैं। दूसरे जस्टिस ने इसको जो है पूरी तरह से असंवैधानिक करार जो है घोषित कर दिया। पर यहां तक पहुंचने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कानून जो है ये क्या कानून है, और इसका सेक्शन 17A ये क्यों सुर्खियों में है, और कैसे जो है ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जो है एक्ट पहुंच गया इस सेक्शन 17A को लेके। चलिए जानेंगे इस बारे में। सबसे पहले देखिए जो सेक्शन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988, ये भारत का मेन कानून है जो डील करता है प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, माफ कीजिएगा, एंड पनिश करने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस को। यानी कि किसी भी पब्लिक सरकारी नौकर द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी भी प्रकार की करप्शन जो है वो ना उसमें संलिप्त हो, उसका ध्यान रखने के लिए इस कानून को बनाया गया था 1988 के साल के अंदर। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे जो गवर्नेंस के, आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस के फीचर्स हैं, इनको एनफोर्स करने में एक महत्वपूर्ण टूल के तौर पे कानून ये माना जाता है। की ऑब्जेक्टिव इसके जो बताए जाते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि डिटर करना, एंगेज करने में ब्राइबरी या मिसयूज ऑफ पोजीशन या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि देखिए सर, करप्शन जो है वो केवल पैसे से जुड़ा हुआ नहीं होता, मॉनेटरी तो होता है, ठीक है ये बात कि मनी के साथ जुड़ा हुआ, या इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी के अलावा अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, जैसे आपने किसी का मान लीजिए कहते हैं ना कि हाँ इस इंटरव्यू से पहले तो है फोन आ रखा था, सेटिंग हो रखी थी सारी, तो आपने अब्यूज किया अपनी पोजीशन का, अथॉरिटी का, है ना। दूसरा पनिशमेंट फॉर करप्ट एक्ट, तो इसमें जो है ये सारी निर्धारित की गई हैं। और तीसरा प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी कि फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। चलिए ये तो हुआ कि क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस एक्ट को बनाया गया था। फिर देखिए करप्शन को ये एक्ट डिफाइन भी करता है क्या? जी बिल्कुल करता है। कहता है कि कोई भी अनड्यू एडवांटेज जो आपने ली हो सकता है बतौर ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, मतलब जो आपको जो है लीगली जो भी पैसा मिलना है वो अलग है, उसमें उसको हम करप्शन में नहीं मान रहे। लेकिन उसके अलावा अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी आपने फायदा अपने आप को पहुंचाया, जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना, आपने एक्सेप्ट किया या किसी से सॉलिसिट किया, ठीक है, मांगा किसी से, बाय अ पब्लिक सर्वेंट फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट। देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात की जा रही है, मतलब ये अपनी जो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है उसका ड्यूटी का नेचर कैसा है, वो भी पब्लिक ड्यूटी है। ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, जैसे आप आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, या किसी स्टेट सर्विस में अधिकारी हैं, तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर पब्लिक सर्वेंट को कहा गया ब्रॉडली डिफाइंड टू इंक्लूड एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या कंट्रोल्ड कंपनीज, यानी कि जिसको सरकार जो है, सरकार से फंडिंग है या सरकार जो है वो सब्सटैंशियली कंट्रोल या ओन करती है। फिर ब्राइब्स लेना एंड ऑफर करना, दोनों ही इसमें क्रिमिनलाइज किए गए हैं, दोनों को ही जो है वो ऑफेंस के दर्जे में रखा गया है 2018 की अमेंडमेंट के बाद। ये 2018 की अमेंडमेंट जो है बड़ी दिलचस्प है क्योंकि हमारे आज के मुद्दे में भी इसी अमेंडमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है।
फिर पेनल्टीज जो हैं वो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट से लेकर 7 साल की इम्प्रिजनमेंट और अलग अलग फाइन जो हैं वो हो सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल जजेस की नियुक्ति की बात करता है ताकि स्पीडी ट्रायल्स, देखिए आपने वो फेमस डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख कि जज साहब तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। यानी कि हम सब जानते हैं हमारा जुडिशरी जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन्ड है ना। तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा केसेस ऑल ओवर भारत पेंडिंग पड़े हैं। तो स्पीडी ट्रायल्स के लिए, जल्दी ट्रायल्स निपटाने के लिए जो है स्पेशल जजेस की नियुक्ति की बात भी पीसीए जो है ये एक्ट करता है। फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मान लीजिए किसी अधिकारी ने, मान लीजिए फर्ज कीजिए किसी अधिकारी ने जो है करप्ट एक्ट में इंडल्ज होते हुए कुछ जो है वहां से घूसखोरी की, कुछ पैसा वहां से जो है अंडर द टेबल कमाया, तो उससे जो भी अगर प्रॉपर्टी बनाई जाएगी तो उसको भी जो है जब्त करके उसकी जो है नीलामी करके पैसा वहां से निकाला जाएगा, यानी कि अपना पैसा रिकवर करेगी सरकार। सो अलाउस फॉर अटैचमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू करप्ट मीन्स, कि आपने करप्शन के जिस पैसे से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी जो है आपसे लेके नीलाम की जाएगी, उसको भी अटैच किया जाएगा। एंड विसल ब्लोअर, यानी कि यदि आप जो है किसी रॉन्ग डूइंग को, कोई ऐसी अनैतिक कार्य को जो है एक्सपोज करते हैं गुड फेथ में, तो उनकी प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पे की गई है। विसल ब्लोअर, देखिए शब्द जो है वो विसल ब्लोइंग से आता है, यानी कि आपने देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके सीनियर्स या आपके कोलीग्स कुछ गलत कर रहे थे, आपने सीटी बजाई, आपने विसल ब्लो करी और आपने, मान लीजिए जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या सीबीआई है, आपने ऐसे किसी संस्था को जो कि करेक्टिव स्टेप्स उठा सकती है, जो उसमें कुछ कार्रवाई कर सकती है, उसको जो है आपने सूचित किया, तो उसको कहा जाता है विसल ब्लोइंग का एक्ट। तो अब देखिए सिंपल, बिल्कुल लाजमी सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग जो करप्शन में संलिप्त हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है उस बारे में सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है, जो ये प्रावधान है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। चलिए ये तो हुए कुछ ये वाली बातें। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग बात, जो आज का हमारा मेन डिस्कशन का मुद्दा है, वो ये है कि केंद्र सरकार ने इस कानून को 2018 में जो है संशोधित किया था, अमेंड किया था, ठीक है। और उसके साथ ही अमेंडमेंट के साथ एक सेक्शन 17A ये ऐड किया गया था। वैसे आप जानते हैं कि ये अगर बाद में कैपिटल लेटर्स में लिखा गया हो, अगर जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल एक्ट का हिस्सा नहीं था। तो 2018 में इसको अमेंड किया गया और क्या कहा गया कि भाई किसी भी, यदि मान लीजिए पुलिस जो है किसी सरकारी कर्मचारी, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ जो है कोई कार्यवाही, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो ये करने से पहले उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक आईएएस अधिकारी हूं और मेरे खिलाफ कोई जो है, मान लीजिए एलिगेशंस लगते हैं, तो अगर पुलिस जो है वो मेरे खिलाफ इंक्वायरी या मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो सरकार से परमिशन लिए बिना, ये जो प्रायर सैंक्शन है एज अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो इस सैंक्शन के बिना कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके लिए अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑफिशियल ड्यूटीज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस बनते हैं, उन ऑफेंसेस में किसी भी अधिकारी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, इंक्वायरी करने से पहले पुलिस को जो है प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए जब सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 17A को इंसर्ट किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो क्या पर्पस जो है वो गिनाए, उनके बारे में बताता हूं। तो पहली बात देखिए, जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि देखिए कई बार दफा क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है कि अच्छे इरादे से, बोनाफाइड है ना, मतलब आपने बढ़िया जो है किसी भी करप्शन वाले ऐसे एंगल से नहीं, आपने जो है पब्लिक सर्विसेज को डिस्चार्ज करने के लिए कोई फैसला लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें जो है आपसे कोई गलती हुई, ह्यूमन एरर, या आपसे कोई जो है उसमें मिस्टेक हो गई, पर आप डरेंगे कि अगर ये आपको प्रोटेक्शन नहीं होगी और मान लीजिए आपके किसी दुश्मनों ने आपसे कोई किसी प्रकार का कोई फ्रिवलेस केस या बेसलेस केस या जस्ट आपको हैरास करने के लिए, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट अधिकारी हैं, है ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ऑनेस्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, उनको हैरास करने के लिए, उनको जो है प्रताड़ित करने के लिए। तो
ये हरासमेंट अगर होगी तो ये बोनाफाइड कभी भी कोई अधिकारी जो है कभी कोई स्टेप लेने से हमेशा डरेगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि सेफ गार्ड करने के लिए ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स को फ्रॉम वेक्सेशियस या मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, है ना, जो गंदी मंशा से जो है सिर्फ उसको तंग करने के लिए या उसके खिलाफ कोई समझ लीजिए कोई कोई ऐसा बदला लेने के लिए किया गया हो, है ना, फॉर डिसीजन टेकन इन गुड फेथ ड्यूरिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। अब कई दफा ऐसा होता है कि इन अधिकारियों का जो है दे आर एट क्रॉस रोड, है ना। चलिए, दूसरा प्रिवेंट हैरेसमेंट जो मैं बोल रहा था कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ऐसे ही खामखा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन लॉन्च ना करें बिना प्रॉपर स्क्रूटिनी के, जिसके चलते किसी अधिकारी को हैरेसमेंट या डीमोरलाइजेशन जो है वो फेस करनी पड़े अपनी पब्लिक ऑफिशियल रहते हुए। और तीसरा डिसाइसिव गवर्नेंस। देखिए डिसाइसिव गवर्नेंस क्या है, ये बात ना असल में इस जो आज जजमेंट की बात करेंगे ना इसमें भी बात की गई है। एक वर्ड हम यूज करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस में, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो सिविल सर्विसेज है, वो क्या कर रही है, वो किसी डर से या कह लीजिए कि पॉलिटिकली सपोर्ट, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है उतना या किसी भी और कारण की वजह से क्या कर रही है, अपने फैसले जो है उनको पोस्टपोन कर रही है, ले नहीं रही है फैसले। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो मान लीजिए लेट्स सपोज एक आईएएस के टेबल पे आके पड़ी है, वो उसको क्लियर नहीं कर रहा, ठीक है, वो उस पर बैठा है कि हाँ ठीक है सोच रहा है, कमेटी का गठन कर दिया, रिपोर्ट उनसे मांग ली, ऐसा कुछ कर लिया, पर आगे क्लियर नहीं कर रहा। मतलब क्या हो रहा है, पॉलिसी के लेवल पे एक तरीके से पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें देखिए जब पिछली सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दौरान ये फ्रेज जो है बहुत चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया कि उस वक्त कई सारे जैसे CWG 2G स्कैम, बहुत सारे घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे थे। तो ब्यूरोक्रेसी को, जिसको कहते हैं ना कि C³ इनको डर हो गया 3C का। ठीक है, क्या क्या थे ये 3C? एक तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कैग, क्योंकि उस वक्त कैग की रिपोर्ट में पार्लियामेंट में पेश हुई और कई सारे जो है घपले घोटाले जो हैं वो उजागर हो गए, तो कैग की रिपोर्ट का डर लगने लग गया इनको। दूसरा इनको CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और तीसरा CBI। ठीक है, चौथा मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं यहाँ पे चौथा, कि भाई अल्टीमेटली मामला जाएगा कोर्ट में और वहां से जो है हो सकता है आपको सजा हो जाए, हो सकता है आपकी नौकरी भी जो है वो बर्खास्त कर दी जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये C³ बड़ा फेमस हुआ कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस C³ से इतना डर गई है कि वो अब जो है काम, देखो गलती तो तब होगी जब काम करोगे, तो उन्होंने निकाल दिया एक तरीका कि काम जब करोगे ही नहीं तो गलती होगी नहीं। पर उससे होगा क्या, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा कि कोई भी जो है आगे किसी प्रकार से फाइल जो है मूव नहीं कर रही है, प्रोजेक्ट जो है वो पास नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ जो है वो बैठ गए चल के। तो उससे गवर्नेंस के ऊपर जो है बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, गवर्नेंस जो है वो खराब होती है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इस सेक्शन 17A को जब लेके आए PCA के अंदर, कि एनकरेज करना पब्लिक सर्वेंट्स को टू टेक डिसीजन विदाउट द फियर, कि बिना किसी इसके डर के, ऑफ अनवारंटेड इन्वेस्टिगेशन, देयर बाय प्रमोटिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, कि वो जो है ये इफेक्टिवली कर पाए बिना किसी डर के। ठीक है, तो ये उस वक्त जो है पर्पस गिनाए गए सेक्शन 17A को इंट्रोड्यूस करने के POCA के अंदर। ठीक है, तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं अपने आज के वर्डिक्ट के ऊपर। तो देखिए, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर PCA, मतलब जिसका उसके ऊपर आरोप लगा है ना। दूसरा स्कोप क्या है ऑफेंस का, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, अप्लाइज टू ऑफेंसेस committed by public servant while acting or purporting to act in the discharge of their official function, के अपने ऑफिशियल फंक्शन के अंतर्गत। अच्छा, अथॉरिटी फॉर सैंक्शन जो है, मतलब अगर पुलिस एक्ट करना चाहती है तो कहां से सैंक्शन लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, जैसा भी निर्धारित होगा, एज में बी स्पेसिफाइड। और एक्सेप्शन कहां पे है, अगर व्यक्ति जो है मान लीजिए रंगे हाथ पकड़ा गया, रेड हैंडेड, और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, है ना, ऑन द स्पॉट अरेस्ट फॉर ब्राइबरी अगर हो गया, तो उस केस में एक्सेप्शन है, तब ये सैंक्शन काम नहीं करेगा, सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो हो गई PCA की बात। अब आते हैं हमारे आज के माननीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अब देखिए, ये जो है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये केस लॉ बन रहा है, जो नाम बन रहा है, आपको मेंस में अगर लिखेंगे तो केस लॉ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो केस लॉ का नाम क्या है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये केस है, पिटिशनर इसमें
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था और रिस्पोंडेंट मतलब कि केस किया था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। ये बता देता हूँ एक एनजीओ है, ये ऐसे ही काम जो है करता आया है कि जहां पे इसको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या इस प्रकार के गवर्नेंस के मुद्दों में ये लोग पीआईएल फाइल करते आए हैं पहले भी। तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब देखिए इसमें जो है बेंच था वो एक 2 जज का बेंच था। देयर वर 2 ऑनरेबल जस्टिसेस। तो जस्टिस केवी विश्वनाथन साहब ने तो कहा कि भाई हम इसको संवैधानिक करार देते हैं। सेक्शन किसको? सेक्शन 17A की बात कर रहे हैं, है ना। अभी जो पूरा डिस्कस करके आए ना ये लोग, हम जो डिस्कस करके आए हैं ये सेक्शन 17A। इसी सेक्शन 17A के ऊपर जो है ये सेक्शन 17, इसी के ऊपर जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल जो है वो फाइल की गई बाय सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो 2 जजेस के बेंच में जो जस्टिस विश्वनाथन साहब थे, उन्होंने कहा कि आई एम अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ लेकिन मैं आई एम रीडिंग इट डाउन। रीडिंग इट डाउन का मतलब क्या होता है? मैं इसको ना थोड़ा डाइल्यूट कर रहा हूँ। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ? कुछ ना प्रावधान इसके अंदर है जो मैं चेंज कर रहा हूँ और इसकी थोड़ी सी इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे? टू इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म वाया द लोकपाल, कि मैं जो है इसमें जो सेंटर के लेवल पे लोकपाल और स्टेट के लेवल पे लोक आयुक्त जो है इनका एक प्रावधान अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूं और उसके साथ ही मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पोजीशन ली गई जस्टिस विश्वनाथन के द्वारा। अच्छा, इसके विपरीत पोजीशन देखो ली गई बाय ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारे हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, हम इसको असंवैधानिक करार कर रहे हैं। और हम जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा कि भाई देखो, अगर सीबीआई जो है उसको इतना भी आप अलाउ नहीं कर रहे, यू आर नॉट, इट इज नॉट इवन अलाउड टू वेरीफाई कंप्लेंट बाय अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, हाउ कैन द केस मूव फॉरवर्ड। जस्टिस नागरत्ना का ये कहना था केस के अंदर कि अगर मान लीजिए किसी अधिकारी के खिलाफ करप्शन का या किसी भी ऐसी बात का केस आता है तो सीबीआई जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो करेगी ना, उसके अंदर देखेगी कि भाई ये मेरिट इसमें केस में है या ये फ्रिवलेस है, बेकार केस है। ठीक है, तो वो जानने के तत्पश्चात ही पता चलेगा ना कि भाई इसमें कुछ मेरिट है या नहीं है। आप ऐसे ही कैसे कह सकते हैं कि इसमें मेरिट नहीं है? अगर आप इतना भी सीबीआई को नहीं करने देंगे तो केस आगे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, इट कांट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए आइए अब डिटेल में बात करते हैं इन्होंने क्या कहा। तो पहली बात तो देखिए सेक्शन 17A जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर जो है यहाँ पे सवाल उठाया गया था। ये बात हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि मस्ट सीक गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी, है ना। और देखिए सरकार की जो यहाँ पे पोजीशन रही माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सेक्शन 17A है ये क्या है? इट इज अ गेट कीपर प्रोविजन टू फिल्टर आउट बेसलेस एलिगेशंस, कि जो ऐसी बिना किसी तथ्य की बेकार की एलिगेशंस है उनको फिल्टर आउट करने के लिए जो है ये जरूरी है। चलिए पहले देखिए, अब हम दोनों पोजीशंस को देखेंगे। देखिए आपके ना यहाँ पे मेंस के हिसाब से बहुत जरूरी हो जाता है, हम दोनों पोजीशंस की बात करेंगे। हम आर्ग्यूमेंट देखेंगे जो दिए गए बाय जस्टिस विश्वनाथन, जो एक तरीके से कह लीजिए कि सेक्शन 17 के फेवर में काम कर रहे हैं, एंड जो दूसरे जस्टिस ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो इसके अगेंस्ट काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जस्टिस केवी विश्वनाथन साहब ने क्या कहा कि देखिए इन्होंने रेफरेंस दिया स्टील फ्रेम का और यही पॉलिसी पैरालिसिस का। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई क्यों आवश्यक है ये प्रावधान और इसकी प्रोटेक्शन। इन्होंने हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोट किया और कहा कि इन्होंने कहा था क्या कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, but without a basic assurance of protection, public servants will resort to a play it safe syndrome. अब play it safe syndrome का मतलब क्या हुआ? जो मैं आपको समझा रहा था कि भाई गलती तो तब होगी जब काम करोगे, अगर कुछ काम ही नहीं करोगे, चीजों को जो है ठंडे बस्ते में डाल के उनको थोड़ा डिले ही कर लोगे तो तुम्हारे से गलती होने का जो है चांस भी कम हो जाएगा। तो दे विल प्ले इट वेरी सेफ। एंड इसीलिए जस्टिस विश्वनाथन साहब ने कहा कि इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन करने का मतलब होगा थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि जैसे मान लीजिए ऐसे ये लेट्स सपोज के एक बच्चा है, उसको आप नहला रहे थे पानी के टब में, आपने पानी फेंकना था लेकिन पानी के साथ साथ आपने बच्चे को भी जो है बाहर ही फेंक दिया। सो थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से इसमें एक जो गलती मुझे नजर आ रही है, ऐसा ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि एक फेटल फ्लॉ दिखता है,
एक ऐसा बहुत ही भयंकर फ्लॉ दिखता है इन द करंट ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 17A। क्या कि ये पावर ग्रांट करने की अप्रूवल या रिफ्यूज करने की अप्रूवल किसके पास है? सरकार के पास। तो उन्होंने कहा जस्टिस ने कि भाई देखो ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड इन करप्शन प्रोब्स के। ऐसे तो देखो सरकार अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन जो है वो खुद ही उसमें करप्शन में इन्वॉल्व है अपने अफसर के साथ, अपने अधिकारी के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ, तो फिर वो क्यों ही जो है उसमें आगे उसमें गो हेड देगा या ग्रांट करेगा अप्रूवल, है ना? तो इसका सोल्यूशन जो है जस्टिस विश्वनाथन ने क्या कहा कि जस्टिस विश्वनाथन ने कहा हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और समाधान क्या दे रहे हैं कि व्हाइल द रिक्वायरमेंट फॉर प्रायर अप्रूवल इज वैलिड, कि चलो ठीक है ना, लेकिन ये इट कैन नॉट सोलली रेस्ट विद द गवर्नमेंट, मतलब 100% जो है सरकार के अधीन नहीं हो सकती। इंस्टेड इन्होंने कहा कि देखो जो स्क्रीनिंग है कंप्लेंट्स की दैट शुड बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन होगी? लोकपाल होगी केंद्र के स्तर पे, लोकायुक्त होगी राज्य के स्तर पे। तो इन्होंने ये चीज जो है अपने आप से इसमें ऐड कर दी बतौर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी अधिकारी के खिलाफ, मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, ठीक है, पुलिस जो है वो कोई कंप्लेंट लेके आती है, तो क्या होगा? जो लोकपाल का इंक्वायरी विंग होगा वो कंडक्ट करेगा एक प्रिलिमिनरी चेक कि ये इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ फैक्ट है या बेसलेस है। अगर लोकपाल को लगता है, सेंटर के लेवल पे बात कर रहे हैं, कि प्राइमा फेसी जो है केस है, प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि हाँ ऐसे पहली नजर में देखने में लग रहा है कि हाँ भाई केस बनता है, बाकी और तहकीकात करनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो प्राइमा फेसी अगर केस बनता है तो ये फॉरवर्ड कर देंगे सरकार को अपनी रिकमेंडेशन, और सरकार वहां पे, देखिए ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज वन ऑफ द की वर्ड्स, मैं ये बोलूंगा, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो। दिस इज वन ऑफ द की वर्ड, गवर्नमेंट विल बी ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द रिकमेंडेशन एंड प्रोसीड टू ग्रांट द अप्रूवल, के सरकार उस केस में जो है अप्रूवल देगी इन सिंक्रनाइजेशन और इन कॉन्करेंस विद दी रिकमेंडेशन बाय द लोकपाल, की लोकपाल के द्वारा दी गई सलाह पे आप वहां पे एक्ट करते हुए प्रोसीड करेंगे, ग्रांट करते हुए अप्रूवल, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जस्टिस विश्वनाथन साहब ने कहा कि अलाइंस विद द लॉ विद द नीड फॉर इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, कि भाई इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी भी हो गई किसके थ्रू? लोकपाल या लोकायुक्त के थ्रू, सेंटर एंड स्टेट के लेवल्स पे रिस्पेक्टिवली, एंड जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनको जो है प्रोटेक्शन भी मिली यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिंपली जैसे पुलिस चार्ज लेके आई और साथ ही जो है प्रोसिक्यूट करने के लिए आगे इंक्वायरी बिठा दी, ठीक है। तो ये जस्टिस विश्वनाथन साहब ने बोला हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत बतौर हमने इसमें चेंजेस कर दिए और अब जो है मेरे हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो बोली इन्होंने। अच्छा, अब देखो दूसरी जो बात आई कि भाई विदाउट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द पुलिस इट इज इम्पॉसिबल टू नो इफ अ कंप्लेंट इज जेन्युइन और फ्रिवलस। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आया, मतलब जो दूसरे जज थे इस बेंच पे उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं कि सेक्शन 17 के तहत आप पुलिस को एक इनिशियल इंक्वायरी भी नहीं करने देते, तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, यू हैव पुट द हॉर्स बिफोर दी कार्ट, कि ये कार्ट तो आगे चली गई और ये घोड़ा आपने जो है पीछे की तरफ जो है इसको ले आए आप, मतलब ये किसी भी तरीके से आगे प्रोसीड करना इसमें नामुमकिन है एक तरीके से, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं जस्टिस नागरत्ना की। इन्होंने रेफरेंस दिया प्रोटेक्शन ऑफ द करप्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा देखो जो सेक्शन 17A है ये कॉन्ट्ररी है टू द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कैसे? ये इंक्वायरी को जो है रोक रहा है, फोरस्टॉल कर रहा है एंड प्रोटेक्ट कर रहा है करप्ट को, रादर देन सीकिंग टू प्रोटेक्ट दी ऑनेस्ट, कि भाई ऑनेस्ट की तो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है ना, ये प्रोटेक्ट कर रहा है करप्ट को। एंड इसमें उन्होंने कहा कि हमें पोटेंशियल दिखता है एक पॉलिसी बायस का एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कैसे? कि भाई अगर देखो मान लो किसी एक ऐसी कंप्लेंट आती है किसी अधिकारी के खिलाफ जो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, तो भाई सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इम्पार्शियली ग्रांट अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल ग्रांट कर देगा, वो खुद ही बैर लेगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, है ना। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमारे हिसाब से जो है ये कॉन्ट्ररी है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
इसलिए दूसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ लॉ, इससे भी रेफरेंस ड्रॉ करते हुए ये कहा कि ये आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है by requiring prior approval only for offenses relatable to a recommendation made or decision taken। कैसे? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि देखो, अगर आप इस केस में कह रहे हो कि सेक्शन 17A जो है उसके तहत आपको प्रायर सैंक्शन देना पड़ेगा रिकमेंडेशन के लिए या किसी डिसीजन के लिए बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उन लोअर लेवल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो क्लरिकल टास्क करते हैं, फाइल नोटिंग्स करते हैं विदाउट मेकिंग फॉर्मल रिकमेंडेशंस एंड वोंट रिसीव दिस प्रोटेक्शन, के उनको तो ये प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 17A ऑफ द अमेंडेड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं मिल रही। तो फिर ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हुआ। इस अनुच्छेद 14 के हिसाब से तो बराबर सबको मिलना चाहिए कानून के सामने दर्जा। ठीक है, तो एक बात उन्होंने ये कही कि इसीलिए जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे हिसाब से ये असंवैधानिक है। किसके हिसाब से? ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना के हिसाब से। दूसरा, जस्टिस विश्वनाथन की जो अप्रोच थी उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिस इज जुडिशियल लेजिस्लेशन। और देखिए, ये लेजिस्लेट करना किसका काम होता है? पार्लियामेंट का, है ना, पार्लियामेंट का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। तो जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा कि द कोर्ट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द वर्ड गवर्नमेंट इन द लॉ विद लोकपाल। के देखो, जो स्टैट्यूट है यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, ठीक है, कि इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कहीं मान लो सरकार लिखा है तो उसको लोकपाल से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, जुडिशरी के द्वारा। ये पॉइंट ऑफ व्यू था जस्टिस नागरत्ना का, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो, सरकार के पास ये पावर जो है एक तरीके से तलवार है, ये दिस इज काइंड ऑफ स्वॉर्ड, है ना, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में तो चलो नहीं बात करेंगे, बट नाम उससे है डेमोक्लीज स्वॉर्ड। क्या कहा गया कि जो ये 17A प्रावधान है, दिस प्रोविजन अलाउज द गवर्नमेंट टू होल्ड दिस स्वॉर्ड ओवर ऑफिशियल्स फोर्सिंग देम टू अलाइन विद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और फेस द थ्रेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल बीइंग ग्रांटेड। कि मान लो किसी एक अधिकारी के खिलाफ, किसी एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई शिकायत आई और वो ब्यूरोक्रेट जो है वो ऑनेस्ट है, ठीक है, देयर इज अ कंप्लेंट, बट वो पता है हमें कि फ्रिवलेस कंप्लेंट है, ठीक है, इस अधिकारी के सिर पे तलवार कैसे है? 17A में अगर मान लो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, जो मंत्री जी हैं या जो सरकारी व्यक्ति है, ठीक है, गवर्नमेंट में जो जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो कहेगा कि भाई या तो आप हमारे हिसाब से ही चलिए, नहीं तो फिर हम आपके इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल ग्रांट कर देंगे। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये इसलिए डेमोक्रेसी की स्वॉर्ड की तरह उसके सिर पे लटक रही है, इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दे सकते। ठीक है, ये पोजीशन थी इनकी। अच्छा, अब देखिए, ये तो हो गया कि एक स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ना एक परमानेंट टेंशन देखने को मिलती है। परमानेंट टेंशन का मतलब है देयर इज ऑलवेज अ परसूट ऑफ बैलेंस बिटवीन एम्पावरिंग एजेंसीज, के संस्थाओं को इतनी पावर दी जाए कि एक तरफ जो है, जो भी करप्ट है उसको वो पकड़ भी सकें, ये परसूट ऑफ कैचिंग दी करप्ट, और साथ साथ सेफ गार्डिंग दी ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। क्योंकि देखिए, ये तो मैं खुद भी आपको बता सकता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ जो है टू सेटल राइवलरी, टू सेटल स्कोर के साथ तुम कैसे इतना आगे चले गए, या कई बार ऐसा होता है कोई किसी को पोस्टिंग चाहिए तो उसको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, तो उसके अगेंस्ट राइवलरी निकालने के लिए जो है फ्रिवलस केसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल है हमारे सिस्टम में, जिनके वजह से सिस्टम जो है वो आज भी फंक्शनिंग इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उनको जो है सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आप कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक परमानेंट टेंशन रहती है कि ये बैलेंस अचीव करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अब समाधान क्या है? देखिए, मैंने पूरा केस आपको समझा दिया। समाधान के लिए अब क्या किया गया है कि क्योंकि डाइवर्जेंस है व्यूज में, 1:1, दो ही जजेस थे, एक ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैटर को रेफर कर दिया गया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर बेंच, के बड़ा बेंच बना के जो है इस मुद्दे को सुलटाया जाए और उसको डिसाइड किया जाए। ठीक है, तो देखेंगे इसके ऊपर क्या बात बनती है, बट आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या सेक्शन 17A में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।